जय भारत जय भविष्य के साथ मैं भागीरथ सिन्हा भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। भारत भविष्य मीडिया से जुड़े रहने के लिए आप भारत भविष्य मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनकपुर दिल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर में श्री देवालय संघ पंजीकृत एवं संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कारों के पुनर्जागरण हेतु मंथन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर से शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े शिक्षाविद, प्राकृतिक चिकित्सक एवं साधु महात्माओं, ज्ञानियों ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के व्यक्तित्व एवं प्रभावशाली ख्याति के कायल उन्हें चाहने और मिशन को सफल बनाने हेतु हॉल विद्वानों एवं मीडिया की उपस्थिति में श्रोताओं ने कार्यक्रम को रोचक, ऐतिहासिक बनाते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का भूरी भूरी प्रशंसा किए। सभी सहभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुमन लुथरा द्वारा रचित पुस्तक स्वास्थ्य जीवन से आत्मबोध की ओर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों ने भारतीय शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और संस्कारों के ऊपर अपना अमृतमयी विचार प्रस्तुत किए, जिससे सीख लेकर लोग घर, परिवार और समाज में बदलाव ला सकेंगे। भारत विश्व गुरु होने के उस गौरवशाली गाथा का स्मरण कर आत्मबल और आत्मबोध का एहसास करेंगे। जीवन जीने के शैली, टेंशन, कलह से मुक्ति और तन स्वस्थ, मन प्रसन्न रखने के तरीकों के साथ साथ दवाई से मुक्ति, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज कराने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साथ शक्तिशाली बनकर राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाना है, संस्कृति रक्षक बनकर संस्कारों, संस्कृति को बचाना है। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट भागीरथ सिन्हा के साथ। नकारात्मक शक्तियों को हास किया जाए, दोहन किया जाए, नकारात्मक शक्ति को समाप्त किया जाए, सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। It's 2:35 p.m. आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय एजुकेशन, भारतीय संस्कृति को पुनर्जागृत करना। और उसमें भारतवर्ष में जितने भी वक्ता हैं, जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं, उनको हम आह्वान करते हैं कि वो आएं, संदेश फाउंडेशन से जुड़ें और हमारे इस प्रयास को एक नई ऊर्जा प्रदान करें और हम उनसे प्रेरणा लेके अपने संस्कृति को विश्व पटल पे फिर से एक बार स्थापित करें। डॉक्टर साहब, देवालय संघ की संस्कृति की बात कर रहे थे, लेकिन अब संस्कृति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, इसका निवारण क्या है? जी, पहले तो अब संस्कृति क्या है? जी, देखिए, संस्कृति क्या होता है? संस्कृति हमारी पहचान है। संस्कृति ही हमारी विश्व पटल पर हम अपने आप को अपनी संस्कृति से ही जाने जाते हैं। जिसकी अपनी संस्कृति नहीं है वो व्यक्ति ऐसा होता है जैसे वो बगैर माता पिता का हो, उसकी कोई पहचान नहीं होती है दुनिया में। तो संस्कृत आपकी पहचान है, आप उसको पकड़ के रखें। अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसको पुनर्जागरण करने का काम करेंगे। हम सब मिलकर वो मेहनत करेंगे। हम सब, हालांकि आज के डेट में भी अगर विश्व पटल पर आप देखेंगे आफ्टर कोरोना, इस संस्कृति को सब अपना रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृति ही हमारी भारतीय संस्कृति है जो विश्व को एक नया दिशा दिया है कोरोना से बचने के लिए। तो संस्कृति जो है हमारे, जैसे हम कहते हैं कि शरीर में प्राण तत्व है, तो हमारे जीवन में संस्कृत का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण तत्व का स्थान है। और पूरे विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप है जो दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और हम लोग जो वेस्टर्न संस्कृति के में आकर जो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को दोहन कर रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपसे संस्कृत से बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि जिस आधार पर आप वेस्टर्न संस्कृति को अपनाते हैं, जिसे कंप्यूटर कहते हैं या टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसकी कोडिंग भाषा भी संस्कृति ही है। दुनिया में और कोई भाषा उसकी कोडिंग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया।
सुटेबल नहीं हो पाया और संस्कृत ही सुटेबल हुआ, इसलिए ये भी सिद्ध करता है कि संस्कृत से बेहतर कुछ है नहीं। देखिए, संस्कृति हमारी पहचान है और संस्कार हमारे दिनचर्या, हमारे चरित्र को दर्शाता है। तो संस्कृत जो हमें अपने माँ बाप, अपने धरोहर में मिलता है, संस्कार जो धरोहर में मिलता है, लेकिन उसको समृद्ध करना हमारा दायित्व है। हम उस संस्कार में जीते हैं, उस जीवन शैली को अपनाते हैं। तो जीवन शैली जो है उसे हम संस्कार कहते हैं और संस्कृत उसकी जननी है। क्यों करें ये अपने अंदर मन में स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि क्यों का गोल क्लियर नहीं है तो आप जीवन में क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन जीना लंबा है, थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। विवेकानंद बहुत कम समय जिए, शंकराचार्य जी और कम समय जिए। इसे हम कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो। लंबी उम्र से करना क्या भाई? पशु भी बहुत लंबी उम्र जीते हैं, अजगर बहुत साल जीता है। कुछ करना है समाज के लिए, कुछ करना है धर्म के लिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। उम्र चाहे कम हो फिर ज़्यादा हो जाए। देखिए, बिना उद्देश्य के जो लोग जीते हैं उनका जीवन कैसा है, इसकी मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, जब हम कोई विशेष योगदान नहीं कर पाते। एक बार बम्बई के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति का सामान घर से बाहर रखा जाता है। वो किराए पर था, तो एक पत्रकार जा रहा था, देखा तो एक मकान मालिक बूढ़े व्यक्ति का सामान बाहर रख रहा है और वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है 90 साल के ऊपर से उम्र का कि मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगा। 3 महीने से किराया नहीं दिया। तो उस पत्रकार ने फोटो खींची और जाकर अपने अखबार के मालिक को दिखाया कि ये खबर लगानी है। उसने फोटो देखी और पूछा उससे पत्रकार से, क्या जानते कौन है ये? कहता नहीं। कहता देश का 2 बार प्रधानमंत्री रहा व्यक्ति है, देश का गृह मंत्री रहा है, गुलजारी लाल नंदा। 2 बार देश का प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन गुमनामी में जिया क्योंकि उसने कोई विशेष एम लेकर अपने जीवन को नहीं लगाया। गुमनामी में जिया, बहुत लंबी उम्र हुई, कोई लाभ नहीं हुआ। मान लो कि यहाँ पर बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है और फुटबॉल के मैच में विश्व के सारे बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी आने वाले हैं। आपको बहुत शौक है फुटबॉल के मैच देखने का, आपको बहुत शौक है उन खिलाड़ियों के दर्शन करने का, उनको खेलते देखने का। आपको दे दी टिकट 5,000 की, आप जाओ और टिकट फ्री दे दिया। आप बड़े खुश होकर चले गए उस हॉल के अंदर, लेकिन वहाँ अनाउंस कर दिया गया कि आज गोल कोई नहीं होगा। मैच तो होगा पर गोल कोई नहीं होगा। तो क्या आपको मैच देखने का मजा आएगा? क्या मैच खेलने वालों को मजा आएगा? हम अपने जीवन को बिना गोल के खेल रहे हैं, अपने जीवन को बिना गोल के खेल रहे हैं। जीवन में गोल रखिए, अपना एम रखिए अपना, ताकि अपना जीवन सार्थक हो सके, आपके जीवन से हम इंजॉय कर सकें, अपने जीवन के ऊपर हम कुछ ऐसा बना सकें कि लोग कहें इसका आना आना था। भगत सिंह जल्दी चले गए, तो भगत सिंह चले गए, वो आज भी जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद आज भी जिंदा है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कभी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपने जीवन में गोल रखिए अपना। तो श्री दिवालिया साहब ने एक ही गोल रखा कि हमने राक्षसी वृत्ति का विनाश करना है। राक्षसी वृत्ति किसी धर्म में हो, ईसा मसीह कोई हिंदू नहीं था, उसके धर्म के उसके इलाके के लोगों ने उसको मार दिया क्योंकि उसमें राक्षसी वृत्ति थी। रावण ब्राह्मण था, द्रौपदी क्षत्रिय था। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जाति के व्यक्ति के अंदर, किसी विद्वान के अंदर भी, किसी धनवान के अंदर भी राक्षसी वृत्ति हो सकती है और उसका इलाज केवल शक्तिशाली होना है। हम सबको मिलकर शक्तिशाली होना पड़ेगा और शक्तिशाली होने के लिए 2 ही बातें हैं। आत्मबल से भरपूर हमें अपने आप को प्रण करना चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, उनकी संतान हूँ, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। और जब हर जगह पर परमात्मा विद्यमान है, हर व्यक्ति में परमात्मा है, तो मैं छोटा बड़ा कैसे मान सकता हूँ किसी को? मैं किसी को ऊंच नीच से कैसे तोड़ सकता हूँ? जात पात का भेदभाव मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे भगवान को मैं हर जगह नहीं मानता। भगवान को मानने वाला व्यक्ति, भगवान को हर व्यक्ति में, हर वस्तु में मानने वाले व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। तो हम ये मानकर हम इकट्ठे होकर चलें ताकि हम राक्षसी वृत्ति को समाप्त कर सकें या उसे कंट्रोल कर सकें कि हमारे सामने वो सिर ना उठा सके और हमें तंग ना कर सके। यही मेरा निवेदन है। यही चाहते हैं पर आए हुए सज्जन
सज्जन हैं, माताएं बहनें हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी की बातों को सुन रहे हैं। मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर वीपी गुप्ता जी, क्योंकि हम इसलिए मार्गदर्शक कहते हैं तो पत्रकारिता की शुरुआत में जब हमने कदम रखा उस दौर से और अपने शिखर तक शायद हम न मिले हों पिछले 15 वर्षों में, लेकिन ये हमेशा याद करते रहे और उसके बाद अब लगता है कि आखिरी सफर तक इनके साथ ही समय बीतेगा। और तो संस्कृति की बात थी, तो जो उद्देश्य देवालय संघ का ये 2 लाइनों में ही है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है और अंधा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो देवालय संघ इन 2 लाइनों का पूरक है कि संस्कार और संस्कृति, जिस संस्कार के बदौलत भारत विश्व गुरु के पटल पर विद्यमान है, और आज हम उस संस्कार के बारे में फिर से बताने के लिए देवालय संघ के माध्यम से एक मंच तैयार किया गया। पहले ऋषि मुनियों का यह कर्तव्य था जिन्होंने करके मुझे और हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। उसी ऋषित्व के गुण से सराबोर हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिनके मन में ये विचार आया कि हमें समाज में आवश्यकता किस चीज़ की है। हम लोग पढ़ने लिखने के बाद जो है डिग्री मिली और फिर अपने कार्य में लग गए। कोई बिजनेस में लगा तो कोई डॉक्टर के पेशा में, कोई पत्रकारिता के पेशे में लगा है। ये पेशेवर काम है हमारा। लेकिन अपने व्यवसाय के बाद भी समाज के प्रति जो उत्सुकता और गुणवाद जिसको लेकर के आने वाला जो भविष्य है सैकड़ों वर्षों के लिए, उस विचारधारा को जिंदा करते हुए और आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए हृदय से नमन है और बहुत बहुत आभार। जी दीदी परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सुमन लूथरा है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की हैसियत से काम करती हूँ। इन्फेक्शन कंट्रोल मेरा एरिया है जो मैं देखती हूँ और मैंने नेचुरोपैथी की है। आई एम अ प्राउड सोशल वर्कर टू वर्क एज नेचुरोपैथ और योगा के लिए मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हमारी गीता कॉलोनी में। मैं आज आपने कहा तो मैं वर्ल्ड साइट डे 13 अक्टूबर को है, अंतर्राष्ट्रीय नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में मैं 2-3 बातें कहूँगी। तो नेचुरोपैथी की तरफ से अगर हम अपनी आँखों को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा त्राटक क्रियाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन दिखने वाले फल और सब्जियां जिसमें कि अल्फा और बीटा कैरोटीन नाम का विटामिन ए का रिच सोर्स है, अगर हम वो अपनी डाइट में लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं, अनाज को अदरवाइज कम करते हैं, तो हम अपनी आंखों की रोशनी को ज़बरदस्त बेहतरीन कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल साइट डे पर, वर्ल्ड साइट डे पर मैं एक ये संदेश देना चाहूँगी कि जब भी हमारी आंखों में थोड़ी सी भी समस्या हो, मतलब आंखों में सूजन हो, लाली हो, मोतियाबिंद आ गया हो, तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। आंखों के आगे फ्लोटर आ गए 10-12 से ज़्यादा तो डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अपनी आंखों को इतना जीवंत रखना है, हमें चश्मा तक हट सकता है अगर प्रॉपरली हम नेचर क्योर को अपनाते हैं। अच्छा, हम बात करें कि नेचर क्योर से चश्मा तक को हटा सकते तो विधि क्या है, कैसे लोग हटा सकते हैं? बेसिकली अपने शरीर की कसरत, अपने पूरे शरीर की एक्सरसाइज, कम से कम 45 मिनट का योगा अगर हम डेली करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया त्राटक बिंदु, त्राटक क्रियाएं, सूर्य उदय को देखना, सूर्यास्त को देखना, मूवमेंट वाली एक्सरसाइज, ये वाली सारी चीजें यदि हम करेंगे, मूवमेंट वाली एक्सरसाइज मतलब ऑब्लिक कोई सिखाता नहीं है, सीधा दाएं घूमेंगे, बाएं घूमेंगे, आईज को घुमाएंगे, क्लोज आईज में मूवमेंट होगी, इस चीज को अगर हम देखते हैं, प्लस हम थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर करते हैं त्राटक बिंदु से, ये मिरेकुलस चीज है। बेसिकली ये कोई बताता नहीं है, एंड दीज थिंग्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स, तो मिरेकुलस इफेक्ट आता है अगर मैं कहूँ तो। और मैंने एक किताब लिखी है स्वस्थ जीवन से आत्मबोध की ओर, जिसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूं, तो आशा है सब उसे पढ़ के लाभान्वित होंगे। थैंक यू। आज आपकी किताब का जब विमोचन हुआ, जी जी जी, उसमें अगर मुझे बात करें तो आखिर मुख्यतः दिया क्या
किया गया है? बेसिकली विमोचन तो इसका जो प्रथम विमोचन था वो एम्स में हुआ था, इंटरनेशनल हिंदी पखवाड़ा के दौरान। यहाँ पर पूनम दीदी ने मुझे इनवाइट किया, तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। धन्यवाद इसके लिए। बेसिकली जो मेरी किताब बताना चाह रही है कि जब तक अंदर से हम शक्तिशाली नहीं होंगे, समाज में हम परिवर्तन नहीं ला सकते। पहले हम स्वस्थ होंगे, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम होंगे, तभी हम किसी का भला कर पाएंगे। नहीं तो हम इतना ही कर पाएंगे कि हम जरा सा अत्याचार अपने साथ ना होने दें, लेकिन जो दूसरों के साथ अत्याचार ना हो, इसको रोकने के लिए हमारे आवाज में दम होना चाहिए, और उसके लिए पहले हमें सक्षम बनना होगा। और ये किताब मेरा जो एक छोटा सा प्रयास है, मतलब मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन हमारे डॉक्टर एस.के. गुप्ता की प्रेरणा से मैंने सोचा ये काम किया जाए। और कोविड में जब मैंने हजारों काउंसलिंग की, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करती हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट की कोविड रिस्पांस टीम से मैंने हजारों काउंसलिंग की, जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी, वेबिनार, पॉडकास्ट, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, किताबें पढ़ी, तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि तब कुछ हमें करना है वाली फीलिंग भी जागृत हुई। तो मैं आपके सामने हूँ आज। मैं अपने आप को सक्षम महसूस कर रही हूँ और चाहूंगी कि सब इससे लाभान्वित हों। जी नमस्कार, परिचय की बात करें तो अपना परिचय। मैं पूनम मजेला संदेश फाउंडेशन में एक ईंट का काम करना चाहती हूँ, ताकि हम पूरे देश में और विश्व में ये संदेश दे सकें कि हमारी जो पद्धति है, जिसको आज अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, ये चाइनीज़ पद्धति है, ये योगा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में तो ये हमारी अपनी पद्धति है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और 1998 से अभी तक कंटिन्यू इस फील्ड में काम कर रही हूँ। एक्यूपंक्चर करती हूँ, सुजोग करती हूँ, मैग्नेट थेरेपी करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ। इन सब को सीखने के पीछे सिर्फ एकमात्र मेरा उद्देश्य है कि समाज में किस तरीके से हम लोगों को स्वस्थ रख सकें। मेरा किसी भी पैथी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो हम दवाई ना खाएं। हम किचन से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अजवाइन है, हरड़ है, मेथी है, इन सब चीज़ों से अगर हम पढ़ें, राजीव दीक्षित जी को पढ़ें, अपने आयुर्वेद को पढ़ें, तो हम इनसे ठीक कर सकते हैं। हर पद्धति में 5 तत्व और 3 दोषों के बारे में चर्चा है। इन 3 दोषों को देख लें और 5 तत्वों को बैलेंस कर लें, तो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी पद्धति है स्माइल। आप मुस्कुराते हुए, अगर मेडिटेशन करते हुए अपने शरीर के अंगों को अंदर से अंतरंग होकर के स्माइल के साथ उन ऑर्गन्स को देखना शुरू करें, माने ब्रीथ लेने के बाद स्माइल करिए। यहाँ पर हमारा ST4 एक्यूपंक्चर का पॉइंट, जो स्माइल करने से हमारे फेस पे ग्लो आएगा। जब हम अंदर ब्रीथ करेंगे तो हम अपने लंग्स को देखें, उसका कलर है, उस कलर को विजुलाइज करें। फिर हार्ट है, हार्ट के कलर को अंदर से देखें कि उसका रेड कलर है। अग्नि चाहिए शरीर को। लीवर है, लीवर को स्माइल करें, क्योंकि लीवर के अंदर बहुत गुस्सा है, हमें गुस्सा नहीं चाहिए, हमें स्माइल चाहिए। इस तरीके से फिर हम अगर स्टमक को देखें, स्टमक में भी हीट है, हीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। और किडनी का काम है डिटॉक्स करना, बहुत जल्दी डर जाती है, तो डराए ना, उसे प्यार से टैकल करें और स्माइल के साथ टैकल करें। हमारी जो 2 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, एक्यूपंक्चर में हम कहते हैं एक फ्रंट चैनल है, CV चैनल और GV चैनल, वही ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है। उसी से हम BP को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट हमारा चंद्रमा है, जो माँ को प्रदर्शित करता है, माँ हमेशा ठंडक देती है, और राइट जो है हमारा वो सूर्य है, जो पिता को संबोधित करता है। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक ज़्यादा होगा तो हमें नुकसान होगा। तो यही मेरा संदेश है, सिर्फ मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर हर ऑर्गन को मुस्कुराने दीजिए, न डराइए, न घबराइए, न चिंता करिए। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार, नमस्कार। परिचय की बात करें। मैं रमन आर्या, और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आजकल के बच्चे जो मोमोज़ वगैरह खाते हैं वो ना खाएं, मैगी ना खाएं, मैदे से बनी चीज़ों का इंटेक ना करें।
तो ये चीज़ें जो है, जैसे कि मैं एक बच्चे को जानती हूँ, उस बच्चे का अचानक ही पेट दर्द इतना ज़बरदस्त कि उसके माता पिता को रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसमें अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टरों ने यही कहा कि हमें तो पेट को कट करके ही समझना पड़ेगा अंदर क्या है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आप यकीन करेंगे, उसके पेट से 9 किलो की मैदे की गांठ निकली, क्योंकि वो बच्चे की रोज़ की आदत थी। वो रोज़ ही बच्चा मोमोज खाता, रोज़ शाम को उसने पैसे लेने और उसने मोमोज खाने। मतलब कहाँ ले जा रहे हैं हम अपनी इस जनरेशन को। हमारी जनरेशन जो है 8 साल 10 साल के बच्चे, वो अभी से उनकी सारी इंटेस्टाइन इतनी वीक हो जाएंगी। जो मैदा है वो इंटेस्टाइन में जम जाता है और किसी तरीके नहीं निकलता। अगर आप कोई फ्रूट खाते हैं तो वो 40 मिनट में आपके स्टमक में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। आप घर का बना खाते हैं खाना तो 4 से 6 घंटे में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और आप अगर मैदे के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो इसको डाइजेस्ट होने में आपको कम से कम 30 घंटे चाहिए, और उसमें से भी कुछ तो डाइजेस्ट होगा, बाकी सब आंतों में जम जाएगा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने बच्चों का, हमारी आने वाली जनरेशन का ध्यान रखें, स्पेशल फूड की तरफ। वो सब घर का बना खाना खाएं और बाहर के खाने को ये समझें कि वो हमें क्या नुकसान दे सकता है। और ये सब हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे से कर सकती हैं, अपने परिवार को सही भोजन दें। धन्यवाद। मेरा नाम चंडी प्रसन्न नायक, योगाचार्य हूँ। आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है क्या कि हम सब भूल चुके हैं कि हमें कैसे रहना, और रहन सहन हमारा भूल चुके हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो संस्कृति ने दिए हैं, जो शोध किए हैं, शोध करके हमें बताया गया कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन यापन करना चाहिए, ये सब हम भूल चुके हैं। तो इसीलिए हमारा संस्कृति और धरोहर को याद करने के लिए हमें उनके मार्ग में चलना चाहिए। जैसे हम जब पहले उठते हैं, हम क्या बोलते हैं? कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। ये जो मंत्र हम बोलते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। तो हम बोलते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, वो ऐसे झुकता है। तो ये जो झुकने से हमारा सबसे पहले हमारा ये प्राण प्रवाह मेरुदंड में होता है। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि जो नियम बताए गए हमारे पास, ये सारे जो एक एक चीज़, ये जो ऋषि मुनियों ने इतनी साल जो शोध करके हमें हमारे लिए दिए गए, तो ये सब चीज़ हम भूल चुके हैं। यही हम संस्कृति और धरोहर को हम याद रखेंगे, तो इसी हिसाब से हम कार्य करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा जो ये भोजन है, कैसे उसका आहार और विहार और निद्रा और सात्विक जो हम कैसे विचार करेंगे, ये सारे चीज़ जो है हम मिला देंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। हम कैसे जाएंगे कि हम अन्नमय कोश को ठीक करेंगे, फिर हम प्राणमय कोश को ठीक करेंगे, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश काम करने के बाद हम आनंद की जीवन यापन कर सकते हैं। और जो हम मनुष्य जन्म मिला है, वो मनुष्य जन्म को हमारा जो ध्येय है, सर्वभूत हिते रहता, हम सबकी मंगल करके हम एक बढ़िया जीवन यापन कर सकते हैं। हमारा जीवन धन्य हो सकता है। धन्यवाद। उनको फेंक देंगे या संभाला जाएगा। लोग पढ़कर फाड़ देंगे या कि टाला जाएगा। वो अगर पर्दा गिराएंगे स्याही छाएगी, वो अगर पर्दा गिराएंगे स्याही छाएगी, कर उठाया आसमानों तक उजाला जाएगा। कर चुकी बाजार में अब तो गिरानी इम्तिहां, कर चुकी बाजार में अब तो गिरानी इम्तिहां, क्या गरीबों के लबों तक अब निवाला जाएगा। बुन रहे ना अब कफस हैं आसमां सिकुड़ा सा है, बुन रहे ना अब कफस हैं
आसमां सिकुड़ा सा है, आशियानों में परिंदों को न पाला जाएगा। है यही फितरत ज़माने की सुना करते हैं हम, है यही फितरत ज़माने की सुना करते हैं हम, आपको गुस्ताख यादों से निकाला जाएगा। हम प्रदीप मिश्र अजनबी आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। मंच पे संदेश फाउंडेशन और श्री देवालय संघ के संयुक्त कार्यक्रम में आज आयोजन था और इस आयोजन का मुख्य विषय था समाज में संस्कृति और समाज में शिक्षा के प्रसार प्रचार को उस स्तर पर लेके आना जो हमारे निर्देशित सिद्धांतों से भटक गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम रहा। अच्छे सुदृढ़ भाषा में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। ये तो कार्यक्रम के विषय में था। वैसे हम स्वयं, हमने अपना नाम जैसे बताया, प्रदीप मिश्र हमारा नाम है और अजनबी नाम से हम साहित्यिक रचनाएं करते हैं, गीत गज़ल लिखते रहते हैं। तो अगर आप कहें तो एक आज के माहौल पे, राजनीतिक माहौल पे 4 लाइनें आपके सामने रखते हैं कि काले रंग पर क्रीम लगाकर क्या होगा, काले रंग पर क्रीम लगाकर क्या होगा, और तुम बतलाओ रोज नहाकर क्या होगा। संविधान की कस्में याद नहीं रखते, संविधान की कस्में याद नहीं रखते, राजघाट पर कस्में खाकर क्या होगा। और मूल समस्याएं मुंह बाए ज्यों की त्यों, मूल समस्याएं मुंह बाए ज्यों की त्यों, सत्ताधीश बदल बदलाकर क्या होगा। हम श्रृंगार के अलावा माहौल पे, सामाजिक समसामयिक माहौल पे ही लिखना पसंद करते हैं। आज के कार्यक्रम में हालांकि काव्य गोष्ठी नहीं थी, पर बड़ा अच्छा लगा। हमें जो कुछ भी समय मिला उस पर संदेश परक एक वार्ता थी, विनिमय था, और शायद अगले माह फिर यहीं उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग उपस्थित होंगे। आपने कार्यक्रम कवर किया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और आपको आमंत्रण कि अगली बार भी आप कार्यक्रम के लिए उपस्थित हों।